अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज अब से कुछ घंटों पहले मेरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी से बड़ी अहम मुलाकात हुई है, जिसमें मैंने उनसे लॉन्ग मार्च से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, अपोजिशन इत्तेहाद से लेकर इमरान खान साहब की सेहत तक कई अहम सवालात रखे उनके सामने, जिसके जवाबात देते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि इस बार गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। सारी कश्तियाँ जलाकर इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। एक शहर या एक सूबा बंद नहीं होगा, बल्कि पूरा मुल्क बंद होगा। अगर हुकूमत ने आखिरी वक्त में राबता करके वक्त मांगने की कोशिश की तो ऐसा नहीं होगा। अभी वक्त है, इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए। सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा कि इस वक्त फोकस इमरान खान से मुलाकात है, रिहाई कानून के मुताबिक होगी। लेकिन अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाती है और खान साहब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद का रुख नहीं करना, तो एहतजाज मौखर भी किया जा सकता है और तारीख तब्दील भी की जा सकती है। लेकिन ये फैसला इमरान खान नहीं करना है, हरफ आखिर इमरान खान का ही होगा। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि 27 सितंबर के ऐलान पर इमरान खान की बहनों को लूप में नहीं लिया गया। उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, लेकिन उनको मना लिया जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत से मुतल्लिक जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इस पर भी मैंने उनसे सवाल किया, तो उस पर अहले खाना से बात नहीं हुई उनकी और ना ही किसी और से हुई है। लेकिन साथ साथ वज़ीर आला ने यह ज़रूर कहा कि अगर इसमें कोई सदाकत है तो फिर 27 सितंबर का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, ये एहतजाज जल्दी भी हो सकता है। ताहम उन्होंने वजाहत भी दी कि इससे पहले भी जब तबीयत नासाजी का मामला सामने आया था तो उस वक्त उन्होंने वफाकी हुकूमत के कुछ लोगों से ज़ाती हैसियत में तस्दीक ली थी और उन्हें बताया गया था कि इमरान खान की तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो फिर वो शख्सियत भी अब काबिले एतबार नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नाज़रीन ये भी इंकशाफ किया कि फरवरी में इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक जो एहतजाज हुआ था, उस वक्त काफ़ी चीज़ें हासिल करने की पोजीशन में थे, लेकिन ऐसे में पेशावर में एहतजाज की कॉल देकर चीज़ों को ख़राब किया गया। अपोजिशन अलायंस के सवाल पर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि पीपल्स पार्टी राबते में है और जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के स्टेज पर नजर आएंगे। जब मैंने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत रजामंद है इस बात पर, तो जवाब मिला कि बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे पास आएगी। जिस पर मैंने 2-3 बार जोर देकर ये पूछा कि पीटीआई की जो क़यादत है वो तो पीपल्स पार्टी पर संगीन इल्ज़ामात लगाती है, कहते हैं कि चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि पीटीआई क़यादत पीपल्स पार्टी के साथ चलने पर रजामंद है, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम से भी मामला तय होने के करीब पहुँच चुके हैं। साथ साथ ये भी कहा वज़ीर आला ने कि हमारे जो उम्र रसीदा लोग हैं वो मज़ाहमत से डरते हैं, लेकिन हुकूमती रवैयों ने उन्हें भी मजबूर कर दिया है कि अब वो भी यही समझते हैं कि रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ मज़ाहमत है। महमूद अचकज़ई साहब ये मज़ाहमत पर राज़ी हैं। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से आज से पहले जितनी भी कोशिशें हुई हैं सारी नाकाम हुई हैं। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जब गलती होती है तो फिर पार्टी 1 से 2 साल पीछे चली जाती है। इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के हवाले से, बैकडोर राब्ते के हवाले से भी मैंने उनसे सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि कोई राब्ता नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि सीएम साहब आप पर बड़ी तनकीद होती है, 1 साल होने वाला है, कुछ नहीं कर सके आप, तो उन्होंने बताया कि वो अब तक गवर्नेंस बेहतर करने पर काम कर रहे थे। अब उनकी जो तवज्जो है वो रिहाई की तरफ मरकूज़ है। मैंने उनसे पूछा कि पहले आप लोग कफन बांध कर आए थे, इस बार कश्तियाँ जला कर आ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस बार चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, 20 लाख अफराद इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। अहम तरीन बातें हुई हैं और डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जब मैंने सवाल किया है तो उसका भी मुझे जवाब मिला है। तो इस पर बात करने के लिए, इसकी कंफर्मेशन के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैयर हुसैन बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ बुखारी साहब। सबसे पहले तो ये कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। जब मैंने उनके सामने सवाल रखा तो उन्होंने बताया कि न सिर्फ राब्ते हो रहे हैं बल्कि दोनों पार्टीज जल्द एक स्टेज पर होंगी। तो ये तो बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा दे दिया है सुहेल आफरीदी साहब ने। तस्दीक करेंगे आप इस बात की सर? देखिए जी, मैं तो तस्दीक इसलिए क्योंकि मेरे इल्म में नहीं कि चीफ मिनिस्टर साहब की बात किससे हुई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग पे बिलीव करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इश्यूज़ को थ्रू डायलॉग रिजॉल्व करना चाहती है और मुल्क की जो सूरत हाल है इसमें वाकई डायलॉग की बहुत ज़रूरत है। तो अगर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान को बातचीत हो तो वो नेशनल इंटरेस्ट में ही बात होगी, किसी ज़ाती इंटरेस्ट की तो बात नहीं होगी।
तो इसलिए मेरे नॉलेज में बरह रास्त तो नहीं, लेकिन हम तो पीपल्स पार्टी तो अपने बदतरीन मुखालफिन से भी हमने डायलॉग किया 77 ऑनवर्ड। इसमें कोई ऐसी अननेचुरल बात तो नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में बातचीत करती रहती है। अच्छा बुखारी साहब, लेकिन इसमें एक और बात भी है, क्योंकि आई नो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग की बात करती है, लेकिन जब मेरी वज़ीर आला से बात हो रही थी तो उन्होंने एक चीज़ भी बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई कि मज़ाहमत अब जो है हुकूमती रवैयों ने उनको इतना मजबूर कर दिया है कि अब तमाम के तमाम जितने भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस चीज़ के ऊपर रजामंद हो गए हैं कि अब मज़ाहमत की तरफ ही बात जाएगी, अब मज़ाहमत से ही बात बनेगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात के साथ भी फिर पीटीआई के साथ होगी कि ठीक है जी मज़ाहमत की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए, पीपल्स पार्टी एक बात पे बिलीव करती है, मुज़ाहमती सियासत से कभी किसी ने समरात कभी नहीं समेटे, और अनटिल अनलेस कि मुज़ाहमत इतनी स्ट्रॉन्ग हो। तो ये तो पिछले 2.5-3 साल से मुज़ाहमत कर रहे हैं, तो बड़ी फ्रूटलेस इनकी मुज़ाहमत है। ये तो कोई अपना ऑब्जेक्ट अचीव ही नहीं कर पाए। लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि किसी को भी अगर आपने डिसलॉज करना है तो जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ज़राए हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, वही एक तरीका होता है। वरना आपको याद होगा कि 2014 में जब ये इमरान खान साहब इधर पार्लियामेंट के सामने आके बैठ गए तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने सपोर्ट किया मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि जी हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किसी को डिसलॉज करने के हक़ में नहीं है, क्योंकि ये फिर दावत देती है फिर और फोर्सेस को भी। तो इसलिए अगर आपने किसी को डिसलॉज करना है और पॉलिटिक्स करनी है तो फिर जो आइन मौजूद है उसमें जो तरीक़ाकार है उसको देखें, उसको इस्तेमाल करें, वो एक तरीका होता है। लेकिन अगर आप ये रवाज डाल दें कि जी गवर्नमेंट बने और 6 महीने बाद आप एहतजाज करके उसको रिमूव कर दें, तो ये मुनासिब तरीका नहीं है। और अभी पीटीआई को समझ आ जानी चाहिए कि 2022 के बाद वो मज़ामत करते रहे तो क्या अचीवमेंट है उनकी सो फार। लेकिन पॉलिटिशियंस में डायलॉग, इसको हमेशा डायलॉग होना चाहिए, तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जजेस की तैनाती के हवाले से आपने बताया था कि जो रिकमेंडेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दी गई उन्हें कंसीडर ही नहीं किया गया। फिर कल मेरी तारिक फजल चौधरी साहब से बात हो रही थी प्रोग्राम में, तो ना ये सियासी जमातों का हक है ना सियासी जमातों को ऐसी बात करनी चाहिए कि जजेस की तैनाती में उनकी कोई रिकमेंडेशन हो या ना हो। उनकी जरा बात सुनिए फिर इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं तो जमातों की जजेस की रिकमेंडेशन के ही सिरे से खिलाफ हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बात करनी नहीं चाहिए, ना ये बात होनी चाहिए। सियासी जमात का रिकमेंडेड कौन सा जज होता है? ये क्या बात हुई? इस बात के ऊपर बहरहाल नाराजगी नहीं है। जी बुखारी साहब, देखिए बात यह है कि बात उसमें मेंबरशिप जुडिशल कमीशन में कौन लोग बैठे हैं, और जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं वो जो मेंबर्स हैं वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी वहाँ पे फारूक नायक साहब करते हैं, तो उनसे जो रिकमेंडेशन ली गई हैं वो तारिक चौधरी साहब को पता है कि किस बुनियाद पे ली गई हैं, या पीटीआई से रिकमेंडेशन लेते हैं तो किस बुनियाद पे लेते हैं, या बाकी जो उनके मेंबर्स हैं जो एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, तो नाम तो ये जेसीपी लेती है। पहले ये सिस्टम नहीं था, अब उनको इख्तियार है, वो प्रपोज करते हैं नाम। तो ऑब्वियसली जो फारूक नायक साहब ही रिप्रेजेंट पीपल्स पार्टी ओवर देयर, तो ये कोई छुम्बे की बात तो नहीं है। तारिक चौधरी को तो पता नहीं कि जेसीपी जब इसकी पोजीशन ये 27th अमेंडमेंट के पहले जो थी, तो उस वक़्त तो जेसीपी जो रिकमेंडेशन दी थी पार्लियामेंट्री पार्टी की तो हैसियत को नहीं थी। मैं हेड रहा हूँ उस पार्लियामेंट्री पार्टी का, जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री पार्टी कॉन्स्टिट्यूट हुई, आई हेडेड दैट, लेकिन उसमें हमें टुथलेस कर दिया इफ्तिखार चौधरी ने। तो इसलिए गुजारिश यह है कि ये रिकमेंडेशन कहाँ से आती हैं? जेसीपी रिकमेंडेशन देती है, अपने मेंबर्स से अपने नाम मांगती है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी देते हैं, मेंबर्स भी देते हैं, फिर उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। अभी ये सिस्टम शुरू हुआ इंटरव्यू के लिए। इसलिए कि आपने जितने अपॉइंटीज़ हैं उन अपॉइंटीज़ के बारे में बता दें उनका क्या बैकग्राउंड है, किसकी बुनियाद पे उनको लगाया गया है। अभी तो देखें आप,
हमारे पास जो कल डॉन में हमने पढ़ा कि जी ऐसे लोगों को भी एलिवेशन के लिए रिकमेंड किया गया जिनके खिलाफ केसेस हैं, जिनकी जो अपनी रेपुटेशन है वो अप टू द बोर्ड और अप टू द मार्क नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जिनको रिकमेंड किया गया कि जिनके खिलाफ एलिगेशन करप्शन के हैं। तो इसीलिए प्रेसिडेंट साहब ने उस समरी को रोक लिया कि जी इस किस्म के लोगों को तो अपॉइंट नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो बात दुरुस्त है कि अमेंडमेंट के बाद अब ये जजेस के एलिवेशन के लिए मैकेनिज्म ये वाला बन गया है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जिस बात पर आप एतराज कर रहे हैं कि रिकमेंडेशन को कंसीडर नहीं किया गया, तो बेसिकली हुआ क्या है? कमीशन इजलास में उन पर कंसीडर ही नहीं किया गया या फिर अंडर कंसीडरेशन थे लेकिन उसके बाद जो हुकूमती नुमाइंदगी वहां पर मौजूद थी उनकी मुखालिफत के बाद जो है वो तैनाती नहीं हो सकी? हुआ क्या है? ऑब्वियसली देखें वहाँ पे प्रोसेस एक वोटिंग का प्रोसेस है। ऑलमोस्ट 17 मेंबर्स हैं जी जो जुडिशल कमीशन के हैं। जो चीफ जस्टिस हैं वो हेड करते हैं, बाकी अटॉर्नी जनरल है, लॉ मिनिस्टर है, एडवोकेट जनरल है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं जी, बार के नुमाइंदे हैं। तो इनसे ज़रा पूछ ले तारक चौधरी से, ज़रा अपने लॉ मिनिस्टर से पूछ लो उन्होंने किसका नाम रिकमेंड किया। इससे पहले मुसीबत ये थी कि जब वो इस अमेंडमेंट से पहले जो जुडिशल कमीशन था उसमें साली जजेस थे और जजेस अपने लोगों को अकोमोडेट करते थे, उनके चैम्बर के लोगों को अकोमोडेट थे। यू सी दी ट्रैक रिकॉर्ड राइट फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड कि जितने लोग एलिवेट हुए हैं वो किन के चैम्बर्स के लोग थे वो। सही। तो दिस इज हार्ड फैक्ट यू नो। अच्छा और मुझे पता है मुझे पता है कि मैंने 2011 में हमने कुछ लोगों को डिसअप्रूव किया तो हमारी डिसअप्रूवल को इफ्तिखार चौधरी ने सेटिसाइड कर दिया। हमारी कमेटी की तो हैसियत ही को नहीं रही जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी। सही, बिल्कुल ठीक। सर ये भी फरमाइएगा कि अभी जो इस वक्त सिनेरियो बना है, सिचुएशन बनी है, तो क्या वाकई इस हद तक पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आपकी जमात के लोगों को बाकायदा तौर पर मना कर दिया गया है कि ना उनके कॉल्स का जवाब दें, ना उनके मैसेजेस का कोई जवाब दें, ना कोई राबता किया जाए? इस तरह की खबरें आज गर्दिश कर रही हैं, रिपोर्ट हुई हैं। कोई सदाकत है इसमें? वाकई यहाँ तक पहुँच गए मामला? नहीं देखें जी, इससे पहले जो बेसिक इशू कश्मीर इलेक्शन था और मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन के बाद बिल्कुल राब्ता हुआ। पीएमएलएन की कमेटी भी थी, पीपल्स पार्टी की कमेटी भी थी। हमने बैठ के कुछ इशू डिस्कस किए। तीन चार मीटिंग मुजफ्फराबाद में हुई। मैं उस कमेटी में था, मैं कमेटी एज ए सेक्रेटरी जनरल वहाँ था। मेरे साथ 2 मेंबर और थे। कुछ चीज़ों पे हमने रिजॉल्व किया लेकिन फाइनल कंक्लूजन से पहले पीएमएल बैकआउट कर गई। तो अब बात यह है कि जब तक वो सजेस्ट न करें कि कश्मीर के इलेक्शन में रेमीडियल मेजर्स क्या लेंगे वो, तो फिर तो आप बात करें। अदरवाइज वो बैठ के तो फ्रूटलेस गुफ्तगू करके और विदाउट एनी डिसीजन हम उठ पड़े हो तो उस गुफ्तगू का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी ये हिदायत दी गई है पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को कि किसी किस्म का कोई राब्ता ना रखा जाए? हिदायत नहीं दी गई है, बल्कि मैं तो नहीं हदायत की बात नहीं है कि बात यह है कि वो क्या प्रपोज कर रहे हैं। वो हमसे बात करना चाहते हैं तो उनकी प्रपोजल क्या है और जो इश्यूज हमने रेज किए उसका सोल्यूशन क्या है वो तो बताए ना। फिर तो हम बैठे, अगर सोल्यूशन ही उनके पास नहीं है, वो एक ही बात के मैं ना मानूं, तो फिर उसमें गुफ्तगू करने का कोई फायदा है? सही। अच्छा सर, बिलावल साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन उनके अपने ही कुछ लोग हैं या कैबिनेट के लोग हैं या दीगर जो वजीर आजम साहब को इत्तेहादियों से लड़वाना चाहते हैं। तो बिलावल साहब किसकी बात कर रहे हैं? किन की नीयतों पर शक है उनको? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पंजाब से जो आवाज़ें उठती है, जो कैबिनेट मेंबर्स जो पीपल्स पार्टी में के बारे में, जो उसकी क़यादत के बारे में गुफ्तगू करते हैं, तो उनको पता है उनका तो स्टेक कोई नहीं है। स्टेक तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हैं और वो उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं या किसी और के इंटरेस्ट को वो सर्व कर रहे हैं। इसी तरह उनके कैबिनेट मेंबर्स जो है
जिस किस्म की, देखिए पीपल्स पार्टी के स्टेक्स नहीं है, स्टेक्स तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हैं, वफाकी हुकूमत उनकी है। अगर पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट विड्रॉ करती है, ही इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये आप पंजाब की कैबिनेट की बात कर रहे हैं, वहां के लोग ये कोशिश कर रहे हैं। तो चेयरमैन ने कहा ना कि पंजाब और इस्लामाबाद की लड़ाई नजर आ रही है, चेयरमैन ने कहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा। तो चेयरमैन ने ये कहा तो उनके पास तो इस किस्म के मटेरियल होगा, तो जब उन्होंने बात की, और वो तो बड़ी वाज़ेह है कि जो टॉक शोज पे जो उनके प्रोविंशियल मिनिस्टर बात कर रहे हैं या कुछ फेडरल मिनिस्टर बात कर रहे हैं, तो वो तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब अच्छा, का पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे। आप लोग बिलावल साहब हो गए, चेयरमैन साहब हो गए, आपके आप हो गए अहम रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो लोग ये पंजाब का हवाला दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप में अगर मैं एक नाम ले लूं, राना सनाउल्लाह साहब की बात कर लूं, तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही, वो इसी तनख्वाह पर काम करेगी, हुकूमत भी अपना टेन्योर पूरा करेगी। पहले ये बात जो है वो MQM और दीगर जमातें किया करती थी, लेकिन आज ये बातें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा कर रहे हैं, तो उनकी जो उल्टी गिनतियां चल रही हैं वो भी सीधी हो जाएंगी। देखिए पीपल्स पार्टी के वुज़रा तो नहीं कर रहे हैं, ये राना साहब प्रॉबली पता नहीं किस बात का कॉन्फिडेंस है उनको, पीपल्स पार्टी को किसी ने बांध के तो नहीं रखा हुआ। पीपल्स पार्टी तो आपने बहुत भारी दिल के साथ इनके साथ ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे थी। द ओनली ऑब्जेक्ट ये था कि पार्लियामान चलती रहे, पार्लियामानी निज़ाम चलता रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे डाका डाला जाएगा तो पीपल्स पार्टी बंदी हुई तो नहीं है, तो इसके लिए फिर उनको गौर करना पड़ेगा। इसीलिए तो मेरा ये सवाल है ना, और ये अचंभे की बात इसीलिए है ना सर, कि जो बातें MQM के लिए की जाती थी वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए की जा रही हैं कि ये उसी तनख्वाह पर काम करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, ये उनको मिसकंसेप्शन है, ये मिसकंसेप्शन है, पता किसी गलत फहमी पे है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के लेवल की ये बात नहीं है। अगर कोई डिसीजन होगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर इज़ द कम्पिटेंट पर्सन, मियाँ नवाज शरीफ साहब इज़ द कम्पिटेंट पर्सन जो PMLN का कोई डिसीजन ले सकते हैं। राना साहब तो सजेस्ट कर सकते हैं अपनी क़यादत को, पर डिसाइडिंग अथॉरिटी तो उनके पास नहीं है, और ये समझते हैं। और फिर ये उनकी स्टेटमेंट बजाते खुद ये बड़ी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट है। ये प्रोवोक कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को प्रोवोक कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी रिजेंटमेंट शो करे। इसी को तो हम कहते हैं कि अपने वफाकी वुज़रा मियाँ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लगे हुए हैं। सही। अच्छा बुखारी साहब, आपने जैसे भी आगाज में कहा कि मामला जो है वो कश्मीर के हवाले से आपने बात की, आपने कहा कि वहां पर जो हमारे इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व की तरफ आए तो फिर बात की जा सकती है, अदरवाइज क्या बात करें। तो सर कल जब मैं कश्मीर के मामले पर ही डिस्कस कर रही थी, अब अगला मरहला, आखिरी मरहला कल होने जा रहा है, 7 सीटों का ये मामला है, और कल जब मेरी बात हो रही थी इस पर तो तारिक फजल चौधरी ने इस पर भी कहा कि वहां के इलेक्शंस किसी भी वजह से अगर मुलतवी भी हो जाते हैं, नहीं भी होते हैं, तब भी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में, तब भी वो इजलास बुला लेंगे। तो सर इस पर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आप तो बात ही सिर्फ इसी मामले पे करेंगे कि अगर इसे रिजॉल्व किया जाए, वो तो इजलास बुलाने को तैयार है। धांधलीशुदा इलेक्शंस की बुनियाद पे रिजल्ट अचीव करके गवर्नमेंट बनाते हैं, तो ये तो जबर की बात है ना। ये जो रिफ्यूजीज़ की सीट्स हैं, रिफ्यूजीज़ की सीट्स 10 की 10 पंजाब की इन्होंने अपने पास रखी हैं। यही तो इशू था जॉइंट एक्शन कमेटी का। और इशू क्रॉप अप कब हुआ? जब राना सनाउल्लाह ने कहा जी हम तो 10 पॉकेट में लेके चलते हैं, हमारी गिनती 11 से शुरू होती है। देखिए KPK में उनकी गवर्नमेंट नहीं थी ना, वहाँ सीट क्यों नहीं जीती PMLN ने? पीपल्स पार्टी जीती, PTI की गवर्नमेंट थी, इंटरफेरेंस नहीं थी, और पीपल्स पार्टी लीड से वो सीट जीती है। तो इसलिए जब धांधली के ज़रिए वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे और गवर्नमेंट बनाएंगे तो वो कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट तो नहीं होगी। और ये जो बातें कर रहे हैं उनके मिनिस्टर ना, ये नून लीग के मफाद की बातें नहीं कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत के मफाद की बातें नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ये चाहते हैं कि जी रिफ्ट क्रिएट हो, और से अगर पीपल्स पार्टी की और नून की रिफ्ट क्रिएट हो जाती है तो तारिक फजल चौधरी मिनिस्टर रह सकता है, राना सनाउल्लाह एडवाइजर रह सकते हैं जी। हम अगर विड्रॉ कर लें अपनी सपोर्ट तो ये गवर्नमेंट ड्राम से गिर जाएगी। ये चाहते हैं इस किस्म की गुफ्तगू करके कि वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाए।
सही, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आप लोग इतना इस तरफ जाएंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नैयर हुसैन बुखारी साहब। प्रोग्राम में मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है मरकजी हुकूमत के हवाले से, इस पर तफसीली बात हो रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मौजूद मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सेनेटर नासिर भट्ट साहब साथ मौजूद हैं, मलिक शफकत अब्बास साहब साथ मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन से पहले ही आज प्रोग्राम का आगाज़ ब्रेक में ही हो गया है। भट्ट साहब ज़रा आपसे आगाज़ कर लेते ना। आफरीदी साहब से तो आज मैं मिल के आई हूँ, बड़ी सारी बातें हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि 27 सितंबर को आएंगे भी और सारी कश्तियाँ जला कर आएंगे, तो फिर आप लोग कैसे वेलकम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी लंबी डेट ये इसलिए देते हैं बेचारे कि इनको कोई यकीन नहीं है कि इनके साथ किसी ने नहीं आना। ये कितनी डेटें देते रहे हैं। हाँ। एक दफा इन्होंने कहा कि छोटी ईद के बाद 1 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ईद छोटी गुजरेगी हम आएंगे और फिर तहरीक शुरू होगी। छोटी ईद गई, बड़ी ईद गई, मेरा ख्याल है फिर ईद आने वाली है। तो ना वो लाख बंदा किधर गया, रजिस्ट्रेशन जो हुई थी, फिर एक इन्होंने कंटेनर निकालना था, वो किधर गया। लेकिन सर एक दफा जब पहले ये लोग आए थे ना, तो आप लोगों ने फिर दौड़े लगाई थी, संजरानी पे रोकने की कोशिश की थी, बातें वहां पर हुई थी। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने 50 दिन का वक्त दिया ही इसीलिए लिए है कि आप जो है ना वहां पर अगर आपने कोई बात करनी है तो आप कर लें। ऐसा ना हो कि 1 हफ्ता पहले आप कहें कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, मौखर कर दें, तब हम नहीं करेंगे। वो जो संजानी पे रोका था आपने। देखें, संजानी में हमने इनको जगह दी, ये वहां गए नहीं, ये किधर आ गए? इस्लामाबाद रेड जोन में, जिधर हाई कोर्ट ने कहा था कि इधर कोई नहीं आना। मैं आपको मिसाल दे रही थी कि आप लोगों ने रोका था ना। नहीं, हमने नहीं। आगे के लिए बात कर रहे हैं। अब एक बात मैं आपको आज कह दूं कि जब से हुकूमत बनी है, अपोजिशन को हमने बात करने के लिए कहा। आप देख ले, इन्होंने बात की भी, टेबल पे बैठे भी, दो टेबल टॉक हुई, 2 दफा एक आपस में बात हुई। उसके बाद वो गौर साहब ने कहा जी हमें अंदर से, उसने कहा कि इनसे बात नहीं करनी। वो हमारी कमेटी में भी कायम है। वो तो पुरानी बातें हो गई, अभी नई बात करने लगा। साहब तो ऑन एयर शोज में बैठ के कह रहे हैं कि आप कल स्पीकर से मुलाकात करवाएं। अब तो आप लोग की मुलाकातें नहीं होती। देखें अब स्पीकर साहब से ये मुलाकात करें, ये बात करें, लेकिन इनका एजेंडा ही कुछ और है। अच्छा, इनका एजेंडा है कि पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आनी चाहिए। हाँ। क्योंकि इमरान खान जब गया था, जब उसको वोट ऑफ नो हटाया था, तो उसने पता क्या किया था? उसने पेट्रोल 40 रुपए सस्ता करके कहा था कि मैं ऐसी माइंड बिछा के जा रहा हूँ, पाकिस्तान ठीक नहीं। वो इमरान खान ने नहीं कहा था, वो शेख रशीद साहब ने कहा था। नहीं, मैंने सुने। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इनको थोड़ा इतना बताएं कि अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। बात तो सुन लें, रिकॉर्ड अपना दुरुस्त कर लिया करें। साहब आपको नहीं खत लिखे IMF को कि पाकिस्तान से मुआहदा ना करना, वरना हम आके खत्म कर देंगे, कि वो भी झूठ है। लिखे इन्होंने खत, इनकी ऑडियो बाहर आई। अब भी जब पाकिस्तान में बेहतरी आती है, आप देखें कौन शुरू करता है? सबसे पहले हम एहतजाज करने लगे। ये पाकिस्तान की बेहतरी में खुश नहीं है। ये वो लोग हैं, इनकी एक MNA कहती है पहले पाकिस्तान, इमरान खान फिर पाकिस्तान। लेकिन हम लोग जो सियासी जमातें थी, पाकिस्तान पहले, हमने अपने बयानिए भी पीछे कर दिए, पाकिस्तान को पहले हमने आगे रखा, और आया भी ऐसे। सर चलें, आप लोग तो अगर अपने आप को कहते हैं कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान को पहले रखते हैं, तो पाकिस्तान के ही हालात को मद्देनजर रखते हुए अगर एक जमात कहती है कि अगर हमारे इमरान खान से मुलाकात हो जाती है और खान साहब कह देते हैं कि एहतजाज मौखर कर दें या आगे कर लें या तारीख को पीछे कर लें, तो खान साहब की बात को ही फौकियत दी जाएगी, तो सर आप अरेंज कर दें, मुलाकात करवा दें। 8-9 महीने हो गए। मुझे एक बात बताएं, कौन गया अदालत में के जाके के हम जिनके नाम दे, ये गए हैं अदालत में? जाएं, अदालत देखें, अदालत हुक्म करती है ना कि 4 बंदे मिले या 5, ये जुलूस जाता है, ये वहां जाके थ्रेट करते हैं। जुलूस में भी 4 बंदे, उनको भी तो अंदर नहीं जाने। नहीं, देखें एक बात सुने, ये रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के वकील को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया, वो गए ना जी, जाके 4 घंटे वो इमरान खान से मिला। हाँ। बात, लेकिन उसने बाहर आके कोई बात नहीं कि उसने हर चीज सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। आप मेरे प्रोग्राम में ये वादा कर लें, सुहेल आफरीदी साहब अभी इस्लामाबाद में ही हैं, कल वो जाएंगे और अकेले जाएंगे, इमरान खान से उनकी मुलाकात करवा। देखिए, मैं आपसे आज अभी वादा कर रहा हूं, आप करवा देंगे? मेरी सुने, अगर वो अकेले जाएंगे सर, अकेले आप मुझे, अगर वो अकेले जाएंगे, मुझे बताएं, बुशरा बीबी के फैमिली मिलती है ना उनको?
सर मिलती आप है। इमरान खान से मिलने देंगे? आप मुझे नहीं, क्या ये बताएं? अच्छा, मुझे ये अकेले जाएंगे मिलेंगे, मैं इनसे वादा कर रहा हूँ। मुझे बताएं, एक दिन बताएं अकेले गए हैं, चले ये बता दें। कल इमरान खान छोड़ की दें जी। मुलाकात करवा दें, आप बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं। मैं एक वादा कर कल रहा आप हूँ, अगर ये मुलाकात करवा अकेले रहे नहीं, हैं, देखें ये सुहेल अफरीदी की कल मुलाकात करवा रहे हैं अगर आप। नहीं उस तरह नहीं जिस अगर तरह ये अकेले जाते हैं। जाएंगे। जी, अगर जी, सुहेल मैं अफरीदी क्या आज बोल रहा ऐलान हूं? कर दे हाँ। कि मैं अकेले जा रहा हूँ, सुप्रीटेंडेंट जेल से रब्ता करे, वो उसको मुलाकात करा चले दे। ठीक, चले। बात खत्म हो ठीक है, बिल्कुल बात ठीक, खत्म हो चले, गई। बात बिल्कुल खत्म हो। लेकिन- ठीक है जी, एक सही। मिनट। अभी भट्ट साहब ने कहा है कि सुहेल अफरीदी साहब अकेले जाके मुलाकात करें। अकेले जाएं। ठीक है जी, कल सुहेल अफरीदी साहब आपने जो जरूरी प्रोटोकॉल है, हाँ, देखें। नहीं सर, जो- मतलब क्या CM है सर। अच्छा, जो प्रोटोकॉल जी। उनकी अपनी जरूरत है, हाँ। वो वैसे भी कम प्रोटोकॉल लेते हैं, बाकी सीएम की तरह कम नहीं होता। प्रोटोकॉल लेते हैं, अच्छा, गाड़ियां चल निकाल देंगे ना, चले छोड़ सर, दें जी। जो जो CM जरूरी की- प्रोटोकॉल है उसके सर, साथ बगैर वो प्रोटोकॉल के जाएंगे, भी जा सकते हैं एक ना। बंदा भी नहीं जाएगा, ये बात अब डन हो गई। ठीक है। इस पे अब दूसरी बात तो नहीं मैं होगी। ये अब व्हाट्सएप मैं भी बता दूं, प्लीज सुनो, व्हाट्सएप नहीं। ये डन, ये वादा डन। कर ले। डील हो गई है सर। अगर ये ये डील हो गई है। अभी बात सुप्रीटेंडेंट जेल से ये राब्ता कर ले कि मैं सुबह अकेले आ रहा हूँ, वो उसको ना बुलाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। चल सही सर, आप करवाएंगे ना, वो नहीं सुपरिटेंडेंट नहीं को देखें, तो मिलने नहीं देते, ये तो वादा आप कर रहे हैं। देखें जेल अब मुझे- का जो- बट साहब, ये नहीं, वादा आप देखें, कर रहे हैं, दो- सर। वादा ये है कि ये सुप्रीटेंडेंट से राब्ता करें कि मैं अकेले नहीं मिलने सर, आ रहा हूँ। आप अपनी बात से ही फिर गए। नहीं, मैं आपने आपके आगाज को छोड़ दिया। देखे ना, मुझे बताएं आपने कहा मैं वादा करता हूँ, मैं मिलवाऊंगा। क्या अकेले जाएं, तो मैं अभी कह रहा हूँ। अच्छा, अकेले ही जाएंगे। ठीक है, चले ये जाएं। ठीक। ये मैंने इसलिए कहा चले। कि जिससे मिलाना है उसको जाके मिलेंगे, उनको मिला देगा। अच्छा। अकेले जाएंगे तो ठीक, बाहर जाएंगे तो ठीक। वादा हो गया। ये सर, मैं टीवी के सामने कह रहा हूं। चले चले, सबके सामने ये बात आ गई हो है। गया। अब सुबह तक का वेट कर लेते हैं। देख आप ले, सुहेल वेट कर अफरीदी ले। से मैसेज पहुंचा दीजिएगा, मैं भी उनको बता दूंगी। सर मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा तो तैयार है, वहां पे हमने पहले भी देखा है आप लोग की तैयारियों के हवाले से, लेकिन पंजाब के हवाले से बड़ा सवाल रहता है, इस बार कैसे निकालेंगे वहां से आप लोगों देखिए, को? जो 5 अगस्त को लोगों का बाहर निकलना था इस दफ़ा, हम बिल्कुल होपफुल हैं कि लोग तैयार बैठे हैं निकलने के लिए, जी। सिर्फ कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। इस दफ़ा 5 अगस्त को हमने पंजाब में एहतजाज किए। हम इस तरह कॉल भी नहीं दे सके कि लोगों को कहें जी फलां पॉइंट पर आ जाएं, बल्कि हम सिर्फ अपने मखसूस लोगों को बुला सके, उन तक हमारा पैगाम पहुंचा कि वहाँ उस जगह पर एहतजाज होना है, और भरपूर एहतजाज हुए। वो अलहदा बात है कि फस्तायत, पकड़ धक्कड़, घर चले जाना, लोगों के कारोबार बंद करना, जो फस्तायत की इंतहा की हुई है पिछले 4 साल से, उसमें कोई कमी नहीं की पंजाब गवर्नमेंट ने। लेकिन उसके बावजूद लोग निकले हैं और लोग निकलेंगे। लोग इस हद तक तंग आ चुके हैं अब इनसे कि जिस तरह वो बकौल मोहसिन नकवी साहब कि ये सिस्टम तो बैठ चुका है, अब ये सिस्टम को खींच रहे हैं कि चलें जी, चला लें। जब आप सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल और बिजली पे उन पे टैक्स लगाकर और लोगों की जेबों पे डाका डाल के मुल्क चला रहे होंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। ये उमर रसीदा लोगों की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि वो मजामत से डरते हैं, लेकिन अब फाइनली वो भी मजामत की तरफ जा रहे हैं। किन की तरफ इशारा कर रहे हैं वो? देखिए, कौन है उमर रसीदा? मैं तो नहीं समझता कि मैं कोई किसी को नेम कर सकूं कि, लेकिन ज़रूर ये बात हम पिछले 8 माह से करते रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करें। एक पखंड, एक झूठ गवर्नमेंट की तरफ से था जी मुज़ाकरात नहीं करते, उसका हमने इतना बेनकाब इनको किया, इतना बेनकाब किया कि अब ये बात करने जोगे नहीं रह गए मुज़ाकरात की। इस हद तक कह आए जी करें, आए करें। क्या होता था, वज़ीर आज़म साहब आते थे, सीधा असेंबली में इंटर हुआ, सीधा जाके मिले लीडर ऑफ अपोजिशन को कि, और फिर तकरीर की कि मैं मुज़ाकरात की दावत देता हूँ, और फिर मुज़ाकरात ना करने। फिर मैं भी कई प्रोग्राम्स में आपके सामने पता नहीं कितने लातादाद प्रोग्राम आमिर साहब पता नहीं और किन किन के टाइम बना के गए इनके वज़रा के मुलाकात करें। सर खान साहब की प्रोपोगेट जो करते थे मुज़ाकरात का, वो बेनकाब हो गया। अच्छा, खान साहब की तबीयत के हवाले से जो अभी खबरें चल रही हैं, तो उस पर हाँ जी, तो वज़ीर आला साहब तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ आई खबरें तो ये 27 तारीख तक नहीं रहेगा मामला, हम पहले एजिटेशन की तरफ जा सकते हैं। देखिए, 27 तो दूर की बात है, जो अभी तक खबरें आ रही हैं खान साहब की सेहत के हवाले से, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अल्लाह ना करे वो खबरें दुरुस्त हों, अल्लाह ना करे वो खबरें दुरुस्त हों। लेकिन अगर वो खबरें दुरुस्त हैं तो फिर 27 दूर है, हम तो कल तक का भी इंतजार करने का नहीं कह रहे। हमारी यही डिमांड है सीएम से भी और अपनी लीडरशिप से भी कि अगर वो खबरें दुरुस्त हैं कि उनका बीपी जो है वो मैनेज नहीं हो रहा, उनको पेम्स दिलाया गया है, ये बातें अगर दुरुस्त हैं, और तो फिर 27 क्या, फिर कल क्यों नहीं? और फिर इस अब लीडरशिप को और हम सबको निकलते, पीटीआई को मालूम नहीं है, चंद लोग इसका दावा कर रहे हैं, कैसे हमें कैसे मालूम हो?
देखें दुनिया में इतना भयानक किस्म की कैद आज तक किसी को नहीं। नेल्सन मंडेला साहब ने 26 साल कैद काटी है, लेकिन इतनी भयानक कैद नहीं थी उनकी कि उन तक रसाई किसी को ना हो। इंफॉर्मेशन जो है इस हद तक रोकी जाए, इस हद तक रोकी जाए। मुझे प्लीज लेट मी कंप्लीट। 9 माह हो गए हैं खान साहब के बारे में सिवाय सलमान सफदर साहब की एक मुलाकात, किसी को कुछ नहीं पता कि वो किस हाल में है, वो कैसे रह रहे हैं, उनकी सेहत कैसी है। देखें दुनिया का कोई कानून भी 14 दिन से ज्यादा किसी भी कैदी को, वो बेशक कोई हार्डेंड क्रिमिनल हो, उसको भी कैद तन्हाई की इजाजत नहीं देता। और 9 माह से इन्होंने जबर और फस्तायत करते हुए ट्रीटमेंट हो रही थी खान साहब की। उस वक्त भी तो आपके कुछ सीनियर लीडरशिप के लोग थे ना जिनको जिनको डिसइंफॉर्मेशन दी गई, उस वक्त भी उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई और उनको मुतमिन किया गया। देखें कोई हुकूमत का अहदेदार अगर आपकी पार्टी के मिले हैं वो खान साहब, एक मिनट भाट साहब, क्या उनको मिलवाया है खान साहब? वो नहीं थे वहां पर, नहीं मिले खान साहब से, नहीं वो ट्रीटमेंट के दौरान वहां पर नहीं। नो नॉट एट ऑल। खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, बताया गया है डॉक्टर के जरिए कि जी वो ठीक है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। आपको बिल्कुल ये गलत इंफॉर्मेशन है। अगर है तसल्ली करा दें सर, अगर तबीयत उनकी खराब है तो कम से कम बता दें। नहीं, एक बात तो मैं आपके इत्तेफाक करता हूं कि जो होता है ना कि कैदी उसको ट्रीटमेंट मिलती है और मिल रही है। देखें रात 2 बजे भी जब इमरान खान ने कहा मेरी आंखों तकलीफ है हॉस्पिटल ले गए, 6 माह के बाद एक या आप देखें ना, आपको यही प्रॉब्लम है लोगों को। ये चाहते क्या है? देखें ये चाहते क्या है सर? इन्होंने कहा आंख जाया होगी, अल्लाह ना करे, क्यों हुआ ऐसे? ये इन्होंने कितना शोर डाला। ब्लड प्रेशर का मसला है। देखें डॉक्टर वहां मौजूद है जी, कंसर्न देखें ये वो पीसीआर होटल नहीं है, फिर भी हर तरह की जब अगर रात 2 बजे भी वो ले जाते हैं तो इसका मतलब ये है ये वो लोग नहीं है जिन्होंने फरियाल तालपुर के साथ क्या किया। रात 2 बजे लेके चले गए। बहुत अहम है मेरे लिए, इसलिए मैं आपसे बार बार ये सवाल कर रही हूँ। पिछले 1-1.5 हफ्ते के दौरान इमरान खान साहब को उनकी तबीयत के हवाले से क्या पेम्स लाया गया? क्या ब्लड प्रेशर का कोई मसला हुआ? मैं ये समझता हूँ कि अभी इस तरह की कोई बात है ही नहीं। अगर कोई मसला होता समझते हैं या तस्दीक कर रहे हैं? नहीं देखे ना, अगर कोई इस तरह की बात हो तो बात बाहर निकलती है, निकलती है। अगर हो तो नहीं झूठ हर वक्त निकलता है। आपको मैंने 5 मिनट दिए, मैंने कोई बात की। बात ये है कि पीटीआई सुने तो सही, 1 मिनट भाई जरा सफर तो करना है मुझे। पीटीआई का ये जो रवैया ना 3 साल से ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। इन्होंने आज तक GHQ पे हमले की भी माफी नहीं मांगी। इन्होंने कहा ये मानते ही नहीं कुछ। इनका एक ही रोना है कि जी वो देखें वो जेल में आपको बात करने के लिए ऑफिसर से बात करें, मैंने उनसे मिलना है, भाई उनसे मिलना है, जाओ अदालत में। वो जो अमल था वो नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन ये जो आज तक ये माने नहीं। आज मुझे ये भी तो समझ नहीं आ रहा है। आप बताएं आज तक ये माने? मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूं, लेकिन आपने जो वादा कर लिया है अपने प्रोग्राम, ये मैंने अभी भी कह रहा हूं, उसका कल तक हम इंतजार करेंगे। आप देखें बहुत शुक्रिया सर। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ब्रेक लीजिए नाज़रीन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। पिछले चंद दिनों से इंटरनेशनल मीडिया ये हेडलाइंस चला रहा है कि ईरान जंग के बाइस वाशिंगटन के दिफाई हथियारों के ज़खायर बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अमरीकी सदर की परेशानी भी बढ़ गई है। सदर ट्रंप को अपने ही वज़ीर दिफा के साथ तू महमे भी हुई है। फिर कल ये रिपोर्ट आई कि अमरीका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने सदर ट्रंप को फौरी ईरान जंग से निकलने का मशवरा दिया है। और फिर आज वॉशिंगटन पोस्ट और ब्लूमबर्ग ने यह दावा किया है कि अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने ईरान जंग में हथियारों के ज़खायर में कमी के बाद दिफाई कंपनीज़ को असलहे की पैदावार बढ़ाने की हिदायत की है। इन तमाम खबरों के दरमियान जो सबसे बड़ी खबर है आज सफ़े अव्वल के अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है, जिसका दावा है कि तवील ईरान जंग की वजह से बढ़ते माशी दबाव के बाद अब सदर ट्रंप ने अपने करीबी मुशीरों से सरगोशियां शुरू कर दी हैं कि अगर ईरान कम अज़ कम आबनाए हुर्मुज़ को ही मुकम्मल बहाल कर देता है तो जौहरी मुआहदे के बगैर भी जंग से निकला जा सकता है। अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर दुरुस्त है और हकीकत में अमरीकी सदर ऐसा सोच रहे हैं तो फिर तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक 5.5 माह से जारी ईरान जंग के दौरान सदर ट्रंप मुतअद्दिद बार जीत और ईरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत को ख़त्म करने के दावे कर चुके हैं। दूसरी तरफ आज ईरान ने आबराए हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 नई शराइत रख दी हैं।
ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी ने शराइत पेश करते हुए कहा कि कभी भी और किसी भी ज़बान में ईरान को धमकियां न दी जाएं और ईरानी कौम की तौहीन ना हो। ईरान और इसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग ख़त्म और ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए। अमरीकी अफवाज को ईरान की तरफ से उसके अतराफ से हटा दिया जाए। ईरान को हुए तमाम नुकसानात का मुकम्मल हर्जाना अदा किया जाए। ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठा ली जाएँ और गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चुराए हुए और मुंजमद असासे जारी किए जाएँ। साथ ही सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल ने वाज़ेह कर दिया कि अमरीका ने रवैया न बदला तो आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। इसी दरमियान नाज़रीन, अमरीका के साथ जारी जंग के 5 महीने बाद पहली मरतबा ईरान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई की पहली वीडियो भी जारी की है, जिसमें खामनाई को दीनी उलूम की तदरीस की एक बैठक में मौजूद देखा जा सकता है। साथ ही ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात भी हुई है। बताया गया है कि ये मुलाकात चंद दिन पहले जुलाई के आखिर में हुई है, जब ईरानी सदर अपने अहदे सदारत के 3रे साल में दाखिल हो रहे थे। इसी दौरान मशरक़ वस्ता से एक और भी बड़ी पेशरफ सामने आई है और पेशरफ ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिर ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 15 निकाती गज़ा अमन मंसूबा मुस्तरद करते हुए गज़ा से फ़ौज निकालने से साफ इनकार कर दिया है। इस्राईली काबीना से खिताब में नेतन्याहू ने कहा कि हमास के मुकम्मल और हकीकी तौर पर गैर मुसल्लह होने तक इस्राईली फ़ौज गज़ा से वापस नहीं जाएगी। सदर ट्रंप ने चंद दिन पहले जुलाई में ऐलान किया था कि गज़ा में अमन मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिस पर इसराइल और हमास दोनों मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। लेकिन आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अमेरिका के पास कुछ आइडियाज़ हैं, जिनमें से कुछ उन्हें कबूल हैं और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इनके लिए इसराइल की सलामती सबसे पहले है और वो अपने करीब तरीन दोस्तों के सामने भी डट कर खड़े हो सकते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के हवाले से भी इस इजलास में कहा कि मुआहदा हो या ना हो, जब तक वो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। प्रोग्राम का इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।